हिंदी साहित्य की संवेदनशील कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी निरुत्तर। तो शुरू करते हैं कहानी निरुत्तर। किसी की व्यक्तिगत बातें सुनना अच्छी बात नहीं। यूं भी किसी की बातें सुनने में उसकी कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, पर बातें शरारती बच्चों के खेल खेल में चलाए गए कंकड़ों सी उसके कानों के पर्दों पर टकराती, उसकी शांति भंग करती रहती, उसके मन के शांत सरोवर में विचारों की तरंगें उठा देती। तरंगें इतनी तेज उठती कि विभा को उस औरत पर गुस्सा आने लगता तो कभी तरस आने लगता। बातें सुनते सुनते उसने उस घर में स्थायी बसेरा बना चुकी अशांति का कारण भी जान लिया। आंगन की पिछली दीवार से लगी झोपड़ी में रहने वाले 5 प्राणियों की गतिविधियां, उनका स्वभाव व क्रियाकलाप भी पता चल गए उसे कि इस परिवार में पति पत्नी व 3 बच्चे समेत 5 लोग हैं। घर पत्नी की कमाई से चलता है। पति हालांकि प्लम्बर है, पर काम में मन नहीं लगता उसका। छोटा मोटा काम करके 10-20 रुपए कमा लेता है, बस इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता रघु। यही वजह है कि उसकी पत्नी गीता हर वक्त चिड़चिड़ाती रहती है। आज भी उनका प्रलाप जारी था। कितनी ताकत है इसके गले में जो 1-1.5 घंटे से चीख रही है, फिर भी आवाज़ न फटी न धीमी हुई। वैसा ही अगले को खींच व दहशत में भर देने का मादा अब भी बरकरार है। यहाँ तो ज़्यादा देर किसी से फ़ोन पर भी बात कर लूँ तो गला सूखने लगता है। 1-2 गिलास पानी पीने के बाद ही आगे बोलने की ताकत आ पाती है। विभा सोच रही थी, क्या करे, 5-5 खाने वाले, कमाने वाली अकेली, ऊपर से घर का काम। इन लोगों में बच्चों से लेकर बड़ों तक की खुराक भी अच्छी खासी रहती है। इंसान खींच तो जाएगा ही। उसके भीतर की स्त्री विमर्श की सशक्त प्रवक्ता को विभा का गीता का मजाक बनाना पसंद नहीं आया था, सो उसने उसे झिड़क दिया। इतने पर ही नहीं रुकी वो। एक तो काम धंधा करता नहीं, ऊपर से 3-3 बच्चे और पैदा कर लिए। ऐसे आदमी को तो पीटना चाहिए। बेकार में मुंह चला चला कर अपनी ताकत और जाया करती है। ऐसे नाकारा आदमी को बर्दाश्त ही क्यों कर रही है, छोड़ क्यों नहीं देती। प्रवक्ता तैश में आ गई थी। बस चलता तो अभी जाकर उसे गिरेबान पकड़ लेती और गीता के साथ मिलकर उसकी खाट खड़ी कर देती। अब छोड़ो भी, तुम क्यों अपना जी जलाती हो। माना नकारा है, पर कोई मारपीट तो नहीं करता, पलट कर कभी जवाब तक नहीं देता। चिल्लाती तो गीता ही है। विभा ने गीता की पैरोकार का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। गीता का बड़बड़ाना रुक गया था। बीच बीच में बच्चों पर गुर्रा देती थी। उसकी शायद आदत ही थी उसी तरह बोलने की। विभा भीतर से अखबार लाकर पढ़ने लगी। अभी मुख पृष्ठ भी निपटा नहीं था कि वो फिर शुरू हो गई। गला फाड़ फाड़ कर गालियों पर गालियां, कोसने पर कोसना सुनकर विभा को गुस्सा आने लगा था उस पर। अरे सो रहा है तो सोने दे। जब काम करने में उसका मन नहीं लगता तब क्या अभी उठकर काम करने लगेगा। बेकार में चीख चीख कर अपनी और दूसरों की शांति का गला टीपने लगती है। जब देखो तब इसके बच्चे जरूर जल्दी ही ऊंचा सुनने लगेंगे। कौन जाने रघु भी बहरा हो गया हो, तभी पलटकर कुछ नहीं बोलता। तुम्हारा भी यही हाल होगा जो आंगन में बैठकर ज़्यादा इसकी बातें सुनी। जब कुछ करना धरना नहीं तो बेकार में क्यों अपना दिमाग खपाती हो। उसकी तरह इस टूटी टीन टप्पर में 3-3 बच्चों के साथ घर बाहर का काम करके जिंदगी बसर करनी पड़े तो पता चले। गीता की अधिवक्ता ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। अंदर चले जाने में ही भलाई है, यहाँ इसकी चीख पुकार में तो अखबार पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। विभा ने कुर्सी को पेड़ के नीचे ढकेला और अंदर जाने को बढ़ी ही थी कि गेट खटका था। वो गेट की ओर चली आई थी। गेट पर रघु था। नींद से बोझिल आंखें, मिलमिलाता हाथ में टोटी खोलने वाली रिंच लिए खड़ा था। आए नहीं, 2 दिन से पानी बह रहा है, विभा ने उसे देखते ही शिकायत की। उसने बेजारी से एक पल उसकी ओर देखा और गेट खोलकर आंगन में चला आया और रिंच से टोटी खोलने में व्यस्त हो गया। इसी बीच एक पल रुक कर विभा की ओर देखा उसने, जैसे कह रहा हो कि खड़ी क्या है, टोटी ले आइए। उसने जल्दी से अंदर से टोटी लाकर उसके पास रख दी। तब तक वो टोटी निकाल चुका था। उसने फटाफट टोटी लगाई और उठकर खड़ा हो गया।
सूरज जरूर ऐसी बनाए रहता है जैसे वर्षों से सोया नहीं, पर काम में होशियार है। विभा ने मनी मन सोचा और 30 रुपए जो टोटी के साथ ले आई थी उसे पकड़ा दिए। उसने रुपए अपने माथे से लगाए और गेट की ओर बढ़ गया। रुपए उसने शायद गीता को पकड़ाए थे। पिन चुभे गुब्बारे सी फट पड़ी थी वो। रुपया दिखावत है हमका, अपनी अम्मा को दे जाई के, हमका नहीं जरूरत है, ले भकोस ले और खटिया तोड़। हम जाए रही, बच्चन को देखे रहना, कौनों को खरोचो लागी तो समझ लीनो। बत्ती सी भींच उसे धमकाती चली गई थी वो। उसके घर में शांति बहाल हो गई थी। विभा को भी राहत मिली। चलो 6 बजे तक उसकी काएं काएं से छुट्टी मिली। गीता एक घर में 10 से 5 तक किसी के बच्चे की देखभाल करती है। 6 बजे लौटती है, फिर रात में सोने तक उसकी जुबान की कतरनी चलती ही रहती है। उसका हर वक्त बत्ती सी भींच भींच कर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना विभा को कम परेशान नहीं करता। 2 बरस से निर्विघ्न निर्द्वंद सुबह शाम आंगन की खुली हवा में बैठकर कुछ पढ़ना लिखना लगभग बंद हो गया है। फिर भी उसके लिए सद्भावना व सहानुभूति की कमी नहीं है उसके भीतर। वो उसकी खीज और गुस्से को ये सोचकर जायज़ ठहरा देती है कि क्या करे बेचारी, नाकारा पति, ऊपर से 3-3 बच्चों का पालन पोषण, चिंता तो होती ही होगी। कोई भी माँ यही करेगी, पति पर ही गुस्सा उतारेगी। बच्चों की भलाई के लिए तो माँ कुछ भी करने को तैयार रहती है। फिर पति को काम के लिए कहना कौन सा गुनाह है? गलती तो सरासर मर्द की ही है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। इतना अच्छा प्लम्बरी का काम जानता है, फिर भी मन लगाकर काम नहीं करता। बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ लग जाए तो कितना कमा ले, पर नहीं, इसे तो बैठकर खाने की आदत पड़ गई है जो। घर का पूरा बोझ बेचारी दुबली पतली गीता के कंधों पर डाल रखा है। चिल्लाए ना तो क्या करे? गीता जैसी पुरुष प्रताड़ित स्त्रियों की अधिवक्ता ने ढेरों दलीलें दे डाली थीं। अभी आंगन की टोटी बदले 4-5 दिन नहीं हुए थे कि बाथरूम की टोटी चूने लगी। रघु! विभा ने तत्काल रघु को तलब किया था। वो उसी तरह उन्नीदी आंखों के साथ हाथ में टोटी खोलने वाली रिंच लिए चला आया था। आज बड़ी शांति है तुम्हारे घर में? विभा ने था लेने की कोशिश के साथ उसे कुरीदा था। काम पे गई हैं, उसने टालने के लिए कहा और उसका मुंह देखने लगा मानो कह रहा हो कि आप तो काम बताओ, हमारे पचड़े में ना पड़ो। वो तो गई है, पर तुम कोई कायदे का काम काहे नहीं करते? विभा ने आज उसे घेरने का मन बना लिया था। तो कितने बखत करें? उसने जम्हाई को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अरे सारा दिन घर में सोते हो, गीता कितना झींकती है तुम्हारे दिन में सोने पर, और तुम हो कि? विभा बात अधूरी छोड़ उसकी प्रतिक्रिया देखने लगी थी। दिन में ना सोएं तो कब सोएं? उसने दाहिने हाथ की कनिष्ठा से कान खुजाते हुए बेजारी से विभा की ओर देखा था। अजीब आदमी हो, रात में सोते तो हो, क्या 24 घंटे सोओगे? विभा के चेहरे पर गुस्से व व्यंग के मिले जुले भाव आ गए थे। आपसे किसने कह दिया कि हम रात में सोते हैं? उसकी मुद्रा से भी रोष टपकने लगा था। फिर रात में क्या करते हो? ड्यूटी जाते हैं, चौकीदारी करते हैं एक दुकान में। उसने विभा की जानकारी में इजाफा किया था। अरे अब झेपने की बारी विभा की थी। तो फिर इतना चिल्लाती क्यों है तुम पर सारे दिन? विभा के भीतर पहली बार उसके लिए सहानुभूति जागी थी। वो व्यंग व वितृष्णा के भावों के साथ कुछ देर उसकी ओर देखता रहा था, फिर बोला, चिल्लाती का है? चाहत है कि हम दिनों में काम करें और ऊ घर में अपन बच्चन के संग मौज करे। बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, अकेले उसी के? प्रवक्ता फिर सक्रिय हो गई थी। ना, हमरे ना है बच्चा। विभा की बात बीच में ही काट दी थी उसने। तो फिर? रघु के एक के बाद एक दिए गए झटकों से विभा बौखला गई थी, पर उसने मुंडी लटका ली थी। विभा की किसी भी बात का जवाब देने का अब उसका इरादा नहीं था जैसे। बोलो फिर किसके? विभा ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा, पर जब उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने फिर कुरेदा उसे। जल्दी बताओ, फिर काम करो अपना, वरना टंकी खाली हो जाएगी। उसने झटके से अपना सर उठाया और कुछ देर बेचारगी से विभा की ओर देखता रहा और फिर बोला, असल माँ ये हमार औरत तो है, काहे कि छुटवन माँ जब हम अपने बप्पा के संग मछुआ नगर माँ रहत रहे तबही ई भी वहीं रहत रही। ये के और हमरे बप्पा मिल संग संग काम करत रहे और पासे में रहत भी रहे। एक बार सरकार ने सब झोपड़ियाँ तोड़ दई, तब हमरे बप्पा यहाँ झोपड़ी बना लई।
गीता लोग अपने गांव चले गए। गांव जाए के पहले गीता से हमार ब्याह हुई गवा रहा। साल भर बाद गोना होना था, पर ये के परिवार वाले विदा नहीं करे। हमारी अम्मा एक दो बार ये के गाँव भी गई। पता चला कि कौनों के संग भाग गई है। अब्बे 2 बरस पहले ये के बप्पा और भाई आए और ये का हमरे मत्थे मढ़े के चले गए। मेम साहब, ई गीता और ई के घर वाले सब बड़े लड़ाका हैं। हम और अम्मा अकेले इन लोगन से कैसे जी सकत हैं? का करें, निभाए ना तो। बाई हथेली माथे पर रख दयनीय मुद्रा में विभा की ओर देखने लगा था रघु। उसकी दयनीय मुद्रा ने विभा को आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंच जाने की उसकी धारणा को ध्वस्त कर न केवल उसे शर्मसार कर दिया, बल्कि इसी आधार पर संपन्न किए गए अब तक के उसके क्रियाकलापों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उसने प्रवक्ता की ओर देखा, पर उसने भी मुंह घुमा लिया। अभी आप सुन रहे थे शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी निरुत्तर। स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः मामलों में पुरुष शोषण का शिकार रहता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।